पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का एक साइड का लंबाई 1 यूनिट का दिया है और दो एंगल्स 45 डिग्री और 70 डिग्री के दिए हुए हैं। तो ये थीटा वाला एंगल निकालना है। करने के लिए हम लोग नोट करते हैं कि ए पे टोटल एंगल जो बनेगा स्क्वायर में वो 90 डिग्री होगा और एक हिस्सा उसका 45 दिया है। यानी कि अगर इधर वाले एंगल को अल्फा लिखें तो इधर वाला एंगल हम लोगों का 45 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। यानी कि बाहर के इन दोनों एंगल्स का सम 45 डिग्री होगा और ये तब सजेस्ट करता है कि अल्फा वाला एंगल इधर बना लिया जाए और सी डी को प्रोड्यूस करके जहां मिलेगा वो पॉइंट जी ले लेते हैं। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन होगा कि प्रोड्यूस सी डी टू जी सच दैट एंगल डी ए जी is equal to एंगल एफ ए बी और इसको सुविधा के लिए मैंने अल्फा कह दिया है। तो फिर अगर आप ट्रायंगल ए जी डी उठाइए और ए बी एफ उठाइए तो आपको ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाई देंगे। कैसे? एक एंगल दोनों में तो अल्फा अल्फा इक्वल है। इसके अलावा ए डी इज इक्वल टू ए बी है और एक एक एंगल राइट एंगल है। एंगल बी इज इक्वल टू या फिर मुझे पहले डी पे बनने वाला एंगल लिखना चाहिए। एंगल ए डी जी इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इससे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्रायंगल ए डी जी will be congruent with triangle A B F। ठीक है। अब इससे क्या मिलेगा? एंगल अल्फा के ऑपोजिट वाला साइड बी एफ और यहाँ पे अल्फा के ऑपोजिट वाला साइड जी डी इक्वल है और ये ए जी वाला साइड ए एफ के इक्वल है और यहाँ पे पूरा एंगल हम लोगों को 45 डिग्री का मिल रहा है। ठीक है। तो अब अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, अच्छा एक और बात कि यहाँ वाला एंगल भी सीपीसीटी से हम लोगों को 70 डिग्री मिल जाएगा। तो सीपीसीटी से मिलने वाली सारी बातों को मैं यहाँ पे एक साथ लिख दे रहा हूँ कि एंगल जी विल बी इक्वल टू एंगल ए एफ बी इक्वल टू 70 डिग्री। ए जी विल बी इक्वल टू ए एफ और जी डी विल बी इक्वल टू बी एफ। ठीक है। ये सब सीपीसीटी से हम लोगों को मिल जा रहा है। अब मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझे दो और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं। ए जी और ई को ले लीजिए तो ए पे बनने वाला एंगल पूरा 45 है और ई ए एफ को भी ले लीजिए तो भी यहाँ पे भी वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल 45 है। तो जरा मैं दिखाऊं कि इन ट्रायंगल जी ए ई एंड ट्रायंगल एफ ए ई, ए ई कॉमन है दोनों में। ठीक है। ए पे बनने वाला टोटल एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है और दूसरे ट्रायंगल में भी ए पे बनने वाला एंगल 45 डिग्री का है। तो एंगल जी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ ए ई है और इसके अलावा हम लोगों को ए एफ और ए जी आपस में इक्वल मिल चुका है। तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट दिखाई देंगे। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं? ऐसे ऐसे। तो ट्रायंगल जी ए ई विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल एफ ए ई और कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ऐसे एस लग जा रही है। ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से
आप नोट कीजिए कि ये एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल 70 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 45 डिग्री है। अच्छा 70 डिग्री, तब ये वाला एंगल 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सीपीसीटी से। और अगर ये वाला ट्रायंगल 70 डिग्री एंगल 70 डिग्री का हो गया, तो हम लोग इन ट्रायंगल ए ई एफ सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ से सॉल्व करने से थीटा की वैल्यू हम लोगों को 65 डिग्री की मिल जाती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट कह रहा था कि सी ई सी एफ और ई एफ का सम निकालना है। तो मैं पहले सी ई प्लस ई एफ ले लेता हूँ और इस पे फोकस ज़्यादा करूँगा और सी एफ को अभी छोड़ता हूँ। तो हम लोग चूंकि ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखाए हैं, इसलिए हम यहाँ पे ई एफ की जगह जी ई भी लिख सकते हैं। ई एफ और जी ई सी पी सी टी से इक्वल है, तो ई एफ सॉरी सीई और ईजी को मिलाया जाए तो हम लोगों को सीडी की लंबाई तो 1 पता है और उसके अलावा जीडी मिल रहा है, और जीडी इक्वल है बीएफ के, यानी कि ये 1 प्लस बीएफ प्लस सीएफ होगा। और बीएफ और सीएफ की लंबाई मिलाकर के पूरी लंबाई 1 की आ जाएगी, यानी कि इस पार्ट का आंसर 2 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी डी नेचुरल नंबर्स हैं और a की पावर 5 इज इक्वल टू बी की पावर 6 दी हुई है। इस बात को अच्छे से समझा जाए। क्या मतलब हुआ इसका? समझने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि दोनों तरफ 6th रूट ले लिया जाए। तो a की पावर 5/6 विल बी इक्वल टू b की पावर 6/6, और इसका मतलब b इज इक्वल टू a की पावर 5/6, और b एक नेचुरल नंबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? a की पावर 5 का छठा रूट लेते हैं तो हम लोगों को एक नेचुरल नंबर मिलता है, यानी कि चूंकि 5 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसलिए a मस्ट बी 6th पावर ऑफ सम नेचुरल नंबर। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि a इज सम नेचुरल नंबर का पावर 6, तभी जाकर के ये बटा वाला 6 कट कर हम लोगों को b एक अच्छा सा नंबर मिलेगा, वेयर k इज ए नेचुरल नंबर। जरा इसको हम C और D के लिए भी रिपीट करके समझाने की कोशिश करें। C इज इक्वल टू डी का पावर 4 दिया है ना, तो इसका मतलब दोनों तरफ अगर हम लोग क्यूब रूट ले लेते हैं तो हम लोगों को C इज इक्वल टू डी की पावर 4/3 मिल रहा है। C एक नेचुरल नंबर है, यानी कि D की पावर 4 में कोई नंबर 3 बार रिपीट हुआ होगा, तभी जाकर के उसका क्यूब रूट ले सकते हैं। मेरा कहना है कि चूंकि 4 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए d मस्ट बी सम अदर नेचुरल नंबर का थर्ड पावर, तभी जाकर के ऐसा रूट ले सकते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, और इसको अच्छे से पॉज करके समझना जरूरी है। वैसे मैं आगे बढ़ूंगा। हम लोगों को d माइनस ए इक्वल टू 61 दिया है,
यानी कि d इज इक्वल टू 61 प्लस a। और हम लोग यहाँ पे देखें कि d किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है, तो जरा क्यूब लिखा जाए और 61 से ज़्यादा बड़ा वाला क्यूब क्या होगा सोचा जाए तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और ये 61 से बड़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके हिसाब से a मिल जाएगा d माइनस 61 यानी कि 3। क्या 3 किसी नेचुरल नंबर का सिक्स्थ पावर है? नहीं, इसलिए ये वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं। आगे के पावर्स में चेक करें। 4 का क्यूब चेक कर लिया था, अब जरा इमेजिन करें कि d 5 का क्यूब है। अगर 5 का क्यूब लेते हैं तो 5 का क्यूब होता है 125 और तब यहाँ से a मिल जाएगा d माइनस 61। a की वैल्यू हम लोगों को 64 की मिल जाती है जो कि 2 का पावर 6 है और a तब हम लोगों को इस फॉर्म का मिल जा रहा है। चूंकि हम लोगों को स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने को कह रहा है इसलिए a हम लोग यही लेकर के चलेंगे। हम लोगों को a मिल जा रहा है 64 या 2 का पावर 6। तो इसका मतलब b कितना होगा? इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं b विल बी a की पावर 5/6 यानी कि 2 की पावर 5 यानी कि 32। सिमिलरली अगर हम लोग इस इक्वेशन से देखें, पहले हम लोग को d निकालना होगा तो d कितना होगा? d इज इक्वल टू 125 आ रहा था, 5 का क्यूब आ रहा था। इसका मतलब c इस इक्वेशन से अब आप देखिए तो c इज d की पावर 4/3 उल्टा लिख दिया, यानी कि 5 की क्यूब की पावर 4/3 है। ये 5 का फोर्थ पावर यानी कि 625 होगा और तब इस क्वेश्चन का आंसर c माइनस b था, यानी कि 625 माइनस 32 और ये हम लोगों को 593 का मिल जा रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन ये है, x% ऑफ y इज इक्वल टू 1% ऑफ z, y% ऑफ z इज 1% ऑफ x और z% ऑफ x इज 1% ऑफ y। तो xy प्लस yz प्लस zx क्या होगा? तो x बाई 100 ऑफ y इज 1/100 ऑफ z मिलता है। यानी पहला इक्वेशन है xy इक्वल टू z और इसी तरह से बाकी दोनों को भी हम लोग लिखेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा yz इक्वल टू x एंड zx इक्वल टू y। तो हमारे पास 1, 2 और ये 3 इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस के बेसिस पे हम लोग 3 वेरिएबल x, y और z निकाल सकते हैं। निकालने का सिंपलेस्ट तरीका ये होगा कि इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। लेफ्ट साइड में एक जगह xy है, दूसरी जगह yz है, तीसरी जगह zx है और राइट साइड में zxy है। तो आप देख सकते हैं कि बाईं ओर टोटल कुल जमा x 2 बार आया है, y भी 2 बार आया है, z भी 2 बार आया है और राइट साइड में भी xyz ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सही तरीका होगा कि हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड को लिखें 0, एक्स वाई जेड इसमें से कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा एक्स वाई जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की तरह इसको और इसको रीड किया जाए तो दो नंबर्स गुना करके 0 मिल रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि या तो पहला नंबर जीरो है या फिर दूसरा नंबर जीरो है। तो दिस implies एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो या एक्स वाई जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब होता है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू वन है। ठीक है, मैं इन दोनों ऑप्शंस पे अलग अलग विचार करता हूँ। पहले, अगर एक्स वाई जेड जीरो है तो एक्स वाई और जेड की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या होंगी, ये आप यहां से देखिए। तो एक्स वाई जेड जीरो है और एक्स वाई जेड के इक्वल है, इन दोनों बातों को मिला दोगे। मैं यहाँ पे पहले क्लियर करूँ कि इफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो को लेकर के हम लोग चलते हैं, तो देखिए कि एक्स वाई तो जेड है, यानी कि z इंटू जेड इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब z जीरो होगा। और अगर जीरो हो जाएगा तो इस इक्वेशन में वाई जेड इक्वल टू एक्स है, और अगर z की वैल्यू जीरो हो गई तो x की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी अगर आप z की वैल्यू जीरो कर देते हैं तो y की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों को x भी जीरो मिलेगा, y भी जीरो मिलेगा, और तब हमारा आंसर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स वाई जेड वन हुआ तो क्या होगा? तब यहाँ पे हम लोगों को फिर से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ, नीचे आ जाओ अपने पेज में। तो अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोगों को वन मिली है, तो आप ये भी रिकॉल कीजिए कि एक्स वाई जेड था। इसका मतलब हुआ, अगर एक्स वाई की वैल्यू ले लेते हैं तो जेड स्क्वायर वन है, और किसी नंबर का स्क्वायर वन है, यानी कि जेड या तो वन है या फिर माइनस वन है। तो हमको फिर से मानना पड़ेगा, जेड अगर वन मान लेते हैं तो इसका मतलब आप एक्स जेड इक्वल टू वाई था, और इसका मतलब जेड वन है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। ऑल्सो एक्स वाई जेड इक्वल टू वन है और जेड वन है, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू वन। वाई को x लिख दो तो एक्स स्क्वायर वन है, यानी कि x की वैल्यू आ सकती है वन या फिर माइनस वन। और चूंकि x और y इक्वल यहाँ पे आए थे, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी वन या फिर माइनस वन। ठीक है, जब x वन होगा तो y वन होगा, जब x माइनस वन होगा तो y भी माइनस वन होगा। ऐसा हम लोगों को मिल जा रहा है। मैं इस बात को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना होगा? अगर जेड वन लेते हैं तो एक्स वन हो सकता है, वाई भी वन हो सकता है। तीनों अगर वन हो जाते हैं तो ये लिखा हुआ है वन प्लस वन, यानी इसका आंसर होगा थ्री। लेकिन अगर z वन है और x और y खुद माइनस वन है, तो आप देखिए पहला टर्म होगा माइनस वन गुना माइनस वन, ये एक्स वाई के लिए लिखा, प्लस माइनस वन इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू वन, यानी कि आ जाएगा वन माइनस वन, और ये आंसर माइनस वन के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर z को हम लोग माइनस वन मान करके चलें, यहाँ पे z का दो वैल्यू मिला था ना, तो अगर z को माइनस वन मान करके चले तो फिर सॉल्व करने की जरूरत है। एक्स जेड इक्वल टू वाई, और z माइनस वन का मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स। ऑल्सो एक्स वाई जेड वन है, z माइनस वन है, यानी माइनस एक्स वाई वन होगा, यानी कि x इंटू वाई माइनस वन होगा। और y के लिए अगर आप माइनस एक्स रख देते हैं तो ये हम लोगों को दे देगा
माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसका मतलब एक्स या तो 1 है या फिर -1 है। और जब x 1 है तो इसका मतलब y -1 है, और x -1 है तो इसका मतलब y +1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मेहनत करने का ज़रूरत हम लोगों को पड़ने वाला है। हम लोगों को z-1 मिला हुआ है, और एक सेट में x1 y-1 मिलेगा, और दूसरे सेट में x-1 y1 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके हिसाब से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालने चलते हैं, तो z तो -1 था ही, और इन दोनों सिचुएशंस में कोई एक -1 है और दूसरा +1 है। तो ये हम लोग पहले भी कैलकुलेट यहाँ पे किए हैं। इस केस में आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक्चुअली 3 आंसर्स हैं। 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर -1 हो सकता है। तीनों में से अगर कोई एक पार्ट भी आपने किया है तो ये अच्छा काम कहलाएगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A cube of edge 1 centimeter is cut from a corner of a solid cube of edge 5 centimeter. What is total surface area of the solid remained? इसका आंसर समझने के लिए मैं पहले इस क्वेश्चन का 2 डायमेंशनल एनालॉग आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर मान लीजिए कि क्यूब की जगह हम लोगों को एक स्क्वायर दिया था, और ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, और इसके किनारे से 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर काट करके हटा लेते हैं। ये वाला हिस्सा अगर काट करके हटा देते हैं तो पेरीमीटर में क्या बदलाव होगा? आंसर है कि ये वाली लंबाई अब पेरीमीटर में कट के हट गई, लेकिन उसकी जगह 1 सेंटीमीटर की ये वाली लंबाई गिनी जाएगी, और सिमिलरली ये वाली 1 सेंटीमीटर की लंबाई अब हट गई, लेकिन उसकी जगह 1 सेंटीमीटर ये वाली लंबाई गिनी जाएगी। तो जो पेरीमीटर शुरू में इस तरह से गिनते हुए हम लोग 5 4 बार लिख करके 20 सेंटीमीटर लिखते, अब पेरीमीटर ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन में जितना लेंथ कम हुआ उतना ही लेंथ जुट गया है, जिसकी वजह से पेरीमीटर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अब अपने क्वेश्चन को 3 डायमेंशन में देखने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले से ये फिगर बना करके रखा हुआ है। तो यहाँ आप रियलाइज कीजिए कि सरफेस एरिया निकालने के पर्पज से जो नीचे का सरफेस एरिया हटा, उतना ही ऊपर का ये वाला सरफेस एरिया अब गिनना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली साइड का ये वाला सरफेस एरिया अब गिना जा रहा है, लेकिन पहले ये वाला सरफेस एरिया हम लोग गिनते थे, और ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल हैं। और सिमिलरली पहले जो ये वाला एरिया हम लोग गिनते, अब हम लोग उसकी जगह ये वाला पीछे का एरिया गिन रहे हैं। तो 3D विजुअलाइजेशन थोड़ा चाहिए होगा। शायद कमरे में एक क्यूब को इमेजिन करके सोचना ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन यहाँ पे आंसर ये है कि टोटल सरफेस एरिया विल बी अनचेंज्ड। और अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पहले सरफेस एरिया होता, एक साइड का एरिया ए स्क्वायर और 6 गुना कर देना था, वही अभी भी करना है, 6 गुना 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 गुना 6 यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ पे सी पे एक राइट एंगल बना हुआ है, और इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स दी हुई हैं, तो हम लोगों को इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने को कह रहा है। अगर आप राइट एंगल को ध्यान से देखें और राइट एंगल के बगल के साइड्स को देखें,
तो ये 4 और 3 दिखाई दे रहा है। इनको देख करके मन में ये आइडिया आना चाहिए कि अगर हम लोग बी डी को मिला दें तो पाइथागोरस थ्योरम से बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम यानी कि 25, जिसका मतलब बी डी हम लोगों को 5 का मिल जाएगा। और जब 5 का मिल जाता है तो यहाँ देखिए ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है। ये तीनों मिल करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहे हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनने का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि नोट दैट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसका मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर है। और इसका मतलब बी पे 90 डिग्री है। एंगल ए बी डी इज 90 डिग्री। ठीक, तो ये दो राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक बड़ा सा राइट ट्रायंगल है, इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। और एक छोटा सा राइट ट्रायंगल है, इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। और इन दोनों एरियाज को घटा देंगे तो मेरे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि ये मुझे 30 का मिल जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी विल बी इक्वल टू हाफ, और 3 और 4 को बेस ले लीजिए तो ये मुझे 6 का मिल जाता है। और इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अगर देखें तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 24 का मिल जाना है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।